नमस्कार। डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मौजूदा समय में कई तरह की बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, लेकिन आज की जो जीवन शैली है इसकी अगर हम बात करें तो आज की जीवन शैली रोगों के जोखिमों को बढ़ा रही है। और हम बात करें जब होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है और यह गैर संचारी रोगों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है गैर संचारी रोगों में होम्योपैथी की भूमिका। और इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित है डॉक्टर सुप्रिया अरांगी, मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी आयुष हॉस्पिटल। तो डॉक्टर सुप्रिया जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि यह एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। विषय से संबंधित किसी भी प्रकार के सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं। आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर सुप्रिया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एनसीडी होता क्या है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होता क्या है? एनसीडी एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। इसके मतलब ये है कि ये पर्सन टू पर्सन फैलता नहीं है। जैसे कि मतलब कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दो अलग अलग बीमारियां हैं, तो पर्सन टू पर्सन जो फैलता नहीं है उसमें एनसीडी में आता है। ये क्रॉनिक डिजीज है जिसमें कि पब्लिक जो है उसको लक्षण समझ में नहीं आता। जब लास्ट स्टेज आता है या जब टेस्ट होता है उसका कुछ, तभी उनको इसके बारे में पता चलता है। इसको एक अलग वॉइस से आप एक साइलेंट किलर भी बता सकती हैं। पूरे विश्व में ग्लोबली अगर देखा जाए तो 74% डेथ ये एनसीडी की वजह से ही हो रहा है, जिसमें से 86% जो होता है वो इंडिया से मतलब डेथ हो रहा है प्रीमेच्योर। और 2016 में जो सर्वे हुआ था उसमें 60% यंग मतलब जो मेच्योर जो हमारी युवा जनसंख्या है उसमें से हो रहा है। और लास्ट जो हुआ था 2022 में और एक हेल्थ चेकअप हुआ जिसमें 70% और ज्यादा मतलब 60% 2016 में था, एक 10% बढ़ गया है 2022 तक का। तो आज के डेट में एनसीडी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये डेथ में। जी। तो डॉक्टर सुप्रिया जी, जैसे कि आपने बताया कि एनसीडी जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, ये गैर संचारी रोग है, तो इसमें क्या क्या रोग आते हैं मुख्य रूप से? वैसे इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि लेकिन WHO ने किन्हीं 10 को ज्यादा अभी ध्यान दिया है। तो सबसे पहले इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आते हैं। डॉक्टर, आपको रोकना चाहेंगे, कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आगरा से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपका सवाल बताइए। सवाल ये है कि 2 महीने से लगभग पूरे शरीर में पूरी खुजली हो रही है। और खुजली इस प्रकार से हो रही है कि पहले शुरुआत में तो था खुजली करते करते कट जाता था, खून निकल आता था जी। लेकिन होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ खाई तो उससे कुछ थोड़ा बहुत लाभ तो हुआ, लेकिन पूरी तरह से लाभ नहीं हो पा रहा है। जिसमें दवाइयाँ खाई, ड्यूमेक्स खाया, मेग्नेशियम खाया, रस्तक खाया और सोडियम खाया और आर्सेनिक का बम खाया 30 में, लेकिन कोई लाभ नहीं पा रहा है। बहुत परेशान हो खुजली करते करते। जी। आपका नाम सर? नाम प्रेम प्रकाश है जी। प्रेम प्रकाश जी सर, एक्चुअली आपने जो बीमारी खुजली की बताई है, खुजली बहुत तरीके के होते हैं। अब आप बोल रहे हो कि खुजली करते करते स्क्रैच करते करते ब्लीड हो रहा है, वो सोरियासिस भी हो सकता है, एक्जिमा भी हो सकता है और जनरल स्किन एलर्जी भी हो सकती है। तो ये आपके सिम्टम्स के, होम्योपैथी जब काम करती है वो आपके सिम्टम्स के ऊपर में काम करता है। आप जैसे अपने सिम्टम्स बताएंगी वो सिम्टम्स के हिसाब से आपको दवाई जाती है। आपने ये जो रेस्ट्रॉक्स बताया है, ये जो आर्सल बताया है, ये सिम्टम्स के हिसाब से डिवाइड होता है। तो अगर एक प्रॉपर प्रैक्टिशनर के पास जाइए, उनसे पूछिए कि कैसे दवाई होती है और कैसे आपको लेना है। ये आप बहुत बार ऐसा होता है कि बुक्स के हिसाब से हम दवाइयाँ ले लेते हैं। तो आपका जो सिम्टम सिर्फ आप एक ही बता रहे हो डायग्नोस के हिसाब से कि इचिंग, एक सिम्टम ही बता रहे हैं आप, डिजीज डायग्नोस। सिम्टम में इसका जो है पूरी तरह मैच कर रहा है, रूमेक्स और मेजेरियम से मैच कर रहा है। एक्जिमा नहीं है। एक्जिमा नहीं है, सोरियासिस नहीं, आपने डिसाइड मतलब देख लिया है, वो जांच कर लिया आपने? जी 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 जी। रूमेक्स के जो लक्षण होते हैं जी और ये मेजेरियम के लक्षण होते हैं जी, वो लक्षण शरीर पे हैं। अच्छा, आप फिर एक बार ये आर्स आयोड खा के देखिए। उभरा हुआ है क्या इरप्शन आपका? मतलब उभरा हुआ नहीं है, महीन महीन दाने से होते हैं, बहुत महीन, ब्लैक ब्लैक जी। उसको खुजली करने पर छूट जाते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाता है वहाँ से। कुछ डिस्चार्ज है क्या उसमें से?
डिस्चार्ज कुछ भी नहीं है, डिस्चार्ज कुछ भी नहीं है। आप फिर सल्फर का एक डोज लेके उसके बाद आप अपना ये नाइट्रोम्योर लेके देखिए, फिर बताइए देखिएगा। नाइट्रोम्योर किस नाइट्रोम्योर सल्फर का 200 डोज स्टार्ट एक ले लीजिएगा, मतलब एक बार। उसके बाद नेक्स्ट दिन से नाइट्रोम्योर 200 दिन में 2 बार करके लीजिएगा। अच्छा जी। और उसके साथ एपिस चलाइएगा, एपिस 30 वो भी दिन में 2 बार करके लीजिएगा, तो इससे इचिंग आराम हो जाएगी। वो जो चकत्ते वाले सिम्टम नहीं है, चकत्ते वाले एपिस के चकत्ते वाले सिम्टम बिल्कुल नहीं, यही चीज है ना। आप बहुत बार क्या होता है ना, सिम्टम्स के हिसाब से दवाइयां जाती हैं। आप जो बोल रहे हो ना इचिंग, ये प्रिकली रैशेस की वजह से भी एपिस जाती है। आप एक बार लेके देखिए, इससे आराम मिलेगा आपको। नाइट्रोम्योर 200 जी, नाइट्रोम्योर 200 फॉलोड बाय एपिस 30 TDS। अच्छा, कितनी मात्रा में, दिन में कितनी बार? नाइट्रोम्योर दिन में 2 बार, एपिस दिन में 3 बार, एक के बाद एक लेना है। सल्फर की खुराक एक खुराक? बस एक ही खुराक। ठीक सर, जी, थैंक यू। प्रेम प्रकाश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। जी, हम बात कर रहे थे रोगों के बारे में जो एनसीडी के अंतर्गत आते हैं। जी, एनसीडी में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, जिसके अंदर में 4 है। इस्केमिक हार्ट डिजीज, रोमैटिक हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक। उसके बाद आपका आता है कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी, एक्सीडेंट, और आपका ओरल डिजीजेस, और आपका एक रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स, जो भी मतलब क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ये जो है अभी इसको एनसीडी में जोड़ा गया है। जी, जब हम बात करें इन बीमारियों या इन रोगों के लक्षणों की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक के क्या लक्षण होते हैं? जी, हार्ट अटैक बहुत बार नो सिम्टोमेटिक रहता है, मतलब ज्यादातर सिम्टम्स नहीं होते। लास्ट स्टेज में जब जाते हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था जी, कि क्रॉनिक डिजीजेस इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, लास्ट में पता चलता है जब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो हार्ट अटैक में या तो चेस्ट पेन होगा, उसको रेफरल पेन होगा लेफ्ट साइड में, जॉ में दर्द होगा, पीठ के उसमें दर्द होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, और पसीना हो जाएगा, हाथ पांव ठंडे पड़ जाएंगे। ये लक्षण है उसके। जी, और स्ट्रोक के? स्ट्रोक जो है ये सेरिब्रल डिजीजेज में आ जाता है। इसमें आपका कोई भी एक साइड या तो सुन पड़ जाएगा, काम नहीं करेगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट, और उसके मतलब सिचुएशन से मतलब ये नहीं, कोई एक चीज या तो कम दिखाई देगा या कम सुनाई देगा, मुंह थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, एक तरह का एक साइड पैरालाइज होने का मतलब हो जाता है, वैसा वो सारे कुछ जी। और जब बात करें कैंसर जैसी बीमारी की, तो इसके क्या लक्षण होते हैं? कैंसर जो है ये शरीर के हर अंग में होता है, सिर्फ नाखून और बाल को छोड़ दें, बाकी हर जगह का कैंसर होता है। तो हर एक जगह का सिम्टम्स उसके हिसाब से डिपेंड होता है। जैसे कि ओरल कैंसर अगर आप ले तो वो भी लास्ट स्टेज में पता चलता है, वो आपका मतलब कुछ घाव हो जाएगा मुंह का, ठीक नहीं होगा। लंग्स में क्या है, क्रॉनिक खांसते खांसते ब्लड आ जाना, वैसा। फीमेल पार्ट्स में जो आपका वेजाइना का सर्विक्स कैंसर होता है, उसमें ब्लीडिंग आना, मासिक धर्म में चेंज हो जाना। उसी तरह आपका एनल कैंसर है, मतलब हर एक अंग के हिसाब से उसके जो सिम्टम्स है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। मैक्सिमम जो है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज इसमें समझ में नहीं आता है, इसका सिम्टम्स नो सिम्टोमेटिक रहता है। लास्ट स्टेज में इसका समझ में आता है। इसका हर एक टेस्ट भी होता है, जैसे कि अगर आप ब्रेस्ट कैंसर ले लें तो इसका आपका मेमोग्राफी से पता चलता है, या ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड होता है जो स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका। और सर्वाइकल कैंसर का अगर ले ले तो उसमें पेप्समियर टेस्ट होता है, और क्लोन का ले ले तो क्लोनोस्कोपी होता है। लंग्स कैंसर है तो उसमें लंग्स का एक्सरे होता है। ये सब टेस्ट से ही तो WHO ने क्राइटेरिया बना दिया, एक 4 पिलर बनाया है कैंसर को ट्रीट करने का। पहले तो आपका स्क्रीनिंग होगा, फिर अर्ली डिटेक्शन होगा, मतलब डिटेक्ट करेंगे, फिर उसमें ट्रीटमेंट होगा। फिर उसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, कैंसर को पैलिएटिव केयर ही मिलता है। तो इस हिसाब से अगर कोई स्क्रीनिंग होता है तो उसके बाद हम उसको, पहले प्रिवेंशन है, स्क्रीनिंग है, अर्ली डिटेक्शन है, उसके बाद ट्रीटमेंट आता है आपका। तो ये 4 पिलर में WHO ने कैंसर को रखा हुआ है। जी, तो जब हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो होम्योपैथी इसे ठीक करने में क्या भूमिका निभाता है और कैसे ठीक करता है? कैंसर तो एक्चुअली ठीक का मतलब नॉन क्यूरेबल, ये एक बीमारी नहीं, एक सिम्टम्स है। सिम्टम को ही रेक्टिफाई करते हैं, एलोपैथ भी वही करते हैं, हमारे इसमें भी वैसा ही है। मैक्सिमम जहाँ हमें कीमोथेरेपी चला जाता है, हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट के जितने सिम्टम्स हैं, अगर ओरल कैंसर ले लें तो हम उसमें जो सिम्टोमेटिक उनको तकलीफ है, मुंह खुलने में दर्द हो रहा है या बैड स्मेल है, दर्द हो रहा है कहीं पे, हम सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करते हैं। क्योर हम नहीं बता सकते कि इसका क्योर है कि नहीं, लेकिन हाँ सिम्टोमेटिकली पेशेंट को जब हम दवाई देते हैं उसके फर्स्ट सेकेंड जो स्टेज, अगर अर्ली स्टेज आ गया है उसमें आ जाते हैं तो बहुत हद तक का उनका क्योर मतलब प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। जी,
अर्ली स्टेजेस में। जी डॉक्टर सुप्रिया जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि डायबिटीज के क्या लक्षण होते हैं? डायबिटीज एक्चुअली 2 कारणों से होता है, एक टाइप 1 होता है और एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 में क्या हो जाता है, आपके बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस, पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। और टाइप 2 डायबिटीज है जो कि आपका इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है वो बॉडी यूज नहीं कर पाता है। तो ये 2 लक्षण होते हैं। इसमें जो है लक्षण है आपका ज्यादा भूख लगना, ज्यादा पसीना आना, वेट लॉस होना, मतलब रात को घड़ी घड़ी यूरिन जाना, ये और ज्यादा पानी प्यास लगना, ये कुछ मेजर सिम्टम्स हैं जो कि डायबिटीज में नजर आता है। जी, और इसे ठीक करने में होम्योपैथी कैसे मदद करती है? एक्चुअली इसमें अगर देखा जाए तो रोल ऑफ होम्योपैथी ये है, बहुत बार क्या हो जाता है कि पैनक्रियास काम नहीं करते, दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या हो जाता है, बाहर से एडिशनल इंसुलिन, जैसे मैंने आपको बोला ना टाइप 2 डायबिटीज मैक्सिमम पे आजकल जो यंग एडल्ट एजेस में है टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा है। जी। तो इसमें क्या हो जाता है, जो पब्लिक है, जो दूसरा सिस्टम मेडिसिन है, इसमें क्या हो जाता है, बाहर से इंसुलिन सप्लाई करते हैं बॉडी में, जो कि बॉडी का अपना बनाने का या सेल जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो हमारा इसमें क्या हो जाता है, सेल को मोटिवेट करते हैं। होम्योपैथी में कुछ दवाइयां हैं, साइजीजियम है, सेफ्रेंडा है, तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि आपके बॉडी के सेल्स को मोटिवेट करता है कि वो खुद अपना वर्क करे, खुद इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है उसको एब्जॉर्ब करे, बॉडी में रेगुलेट करे। तो इसीलिए क्या है, इसमें साइड इफेक्ट थोड़ा कम आ जाता है। तो होम्योपैथी का रोल क्या है, आपके इनर बॉडी को, इम्यून को, सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, जैसे कि वो खुद से इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको यूटिलाइज करे। जी जी। डॉक्टर सुप्रिया जी, हाइपरटेंशन होने के क्या कारण होते हैं? हाइपरटेंशन होने की प्राइमरी और सेकेंडरी ये रहता है। पहला जो ब्लड, जो हमारे आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो ज्यादा फोर्स में अगर बहने लग जाता है तो उसमें प्रेशर हो जाता है। मैक्सिमम क्या हो जाता है, हमारा जो कोरोनरी आर्टरीज वगैरह होती है उसमें प्लाक जम जाता है, यानी कि फैट और कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसकी वजह से हार्ट में ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच नहीं पाता है, और उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रहते हैं। प्राइमरी में क्या हो जाता है कि विदाउट एनी कोई और बीमारी के बिना आपको प्रेशर आपका हाई हो रहा है, नॉर्मल प्रेशर 120/80 है। और इनकेस अगर सेकेंडरी जब होता है, इसमें क्या हो जाता है, दूसरी और बीमारी है, जैसे कि किडनी का ले लिए, क्रॉनिक किडनी फेलियर अगर हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, आपका प्रेशर उसमें भी बढ़ जाता है। तो ये 2 डिवाइड करते हैं उसमें। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? प्रेशर का वही है, आपको चक्कर आना, पसीना छूटना, बहुत बार क्या हो जाता है, अगर ज्यादा हो जाता है तो इंसान उसमें चक्कर करके गिर जाता है, कभी कभी हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं, स्ट्रोक जो बोल देते हैं, पैरालाइज हो जाता है, अगर अधिक बढ़ जाता है तब ये सब कारण, मतलब ये सब हो जाता है उसमें। जी जी। तो जैसे कि अभी आपने हाइपरटेंशन के लक्षणों के बारे में बताया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे इसका इलाज जो है होम्योपैथी से कैसे किया जा सकता है? हाँ जी, इसमें जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आर्टरीज में आपका फैट जम जाता है, दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ज्यादातर क्या होता है, इसको ब्लड थिनर यूज करते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड का जो एक ना नॉर्मल विस्कोसिटी होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, तो ये जब जाता है हार्ट में तो इसको टाइम लगता है। जब फैट जम जाती है ना आर्टरीज में, प्लाक जम जाता है, तो उसको हार्ट में ब्लड पहुंचने में टाइम लगता था, उसका नॉर्मल वॉल्यूम थोड़ा थिक होता है। इसलिए अगर इसको मैं छोटे दूसरे एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं, तो जब हम पाइप की पानी आती है ना, जब हम घर पे, हमारा जो टैप होता है, तो नॉर्मल जब नया टैप रहता है तो पानी, अगर सोचिए बाल्टी में 5 मिनट में अगर भर जाता है, तो जैसा जैसा साल बीतता है, टाइम लगता है, तो टैप जब पुराना हो जाता है उसमें काई जम जाती है। तो वही बाल्टी जो 5 मिनट में पहले भरती थी, वो अब भरने में एटलीस्ट 10 मिनट लगता है, काई जम जाती है उसकी वजह से। ठीक उसी तरह हमारे हार्ट में जो ब्लड फ्लो होता है, उसमें आर्टरीज में प्लाक जमने की वजह से ब्लड जो है फ्लो कम हो जाता है, टाइम लगता है हार्ट को, उसमें जो है प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से प्रेशर प्रॉब्लम होती है। तो दूसरे सिम्टम्स में, जो दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, उसमें क्या थिनिंग यूज करते हैं। होम्योपैथी में क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो जो प्लाक जमा हुआ होता है उसको मेल्ट करने का, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए बहुत जब बोलते हैं कि बहुत स्लो काम करता है, क्योंकि जब एक प्लाक जमा हुआ है उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, जो अब फैट जमा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा टाइम उसमें लग जाता है। जी जी। डॉक्टर सुप्रिया जी, ओबेसिटी क्या है और कैसे पता करें कि किसी व्यक्ति या रोगी को ओबेसिटी है या नहीं? ओबेसिटी
एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन को बोलते हैं, जो टिश्यूज बॉडीज में होता है। तो इसका नापने का एक तरीका है BMI, बॉडी मास इंडेक्स होता है। इसमें आपका जो साधारण अगर घर पे भी आप नापो, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर होता है। अगर एग्जांपल से आपको बताऊं, अगर किसी का वेट है 82, ठीक है, और हाइट हो गया आपका 152 या 54, तो उसका मीटर में, सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में अगर कन्वर्ट करें 1.54 होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर करो तो 2.3 आता है। तो इसमें क्या है, उसका अगर डिवाइड करते हो तो 30-32 के आसपास आता है। तो BMI इंडेक्स के हिसाब से ये ओवरवेट में, ओबिस में आ जाता है। BMI इंडेक्स का क्राइटेरियाज है, अगर 18.5 से लेके नीचे है आपका, उससे नीचे अगर ये जो मैंने अभी कैलकुलेशन बताई है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, तो ये अगर 18.5 से नीचे है दैट इज अंडर वेट। 18.5 से 25 तक का जो है वो आपका नॉर्मल है। 25 से 29.9 जो है आपका ओवरवेट है। 30 to 34.9 जो है ये क्लास 1 ओबेसिटी में आ जाता है। और 39 से लेके आपका 35 से लेके 39 तक का जो आपका है ये क्लास 2 ओबेसिटी में आ जाता है। ओबेसिटी को नापने का और एक तरीका है आपका वेस्ट और हिप रेशियो। वेस्ट आपका नॉर्मल मेन में 45 होना चाहिए, फीमेल में 35 इंच का होना चाहिए। तो अब इसमें जो होता है वेस्ट और हिप का रेशियो, वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप, अगर किसी का वेस्ट है आपका 34 और हिप है आपका 40, तो 34 डिवाइडेड बाय 40, तो इसमें आपका गुड एवरेज वाला आता है। मेंस में क्या होता है 0.85 से नीचे अगर है तो दैट इज एक्सीलेंट, और 0.85 से लेके 8.9 तक का अगर आता है दैट इज गुड, और 8.9 से लेके 9.0 से लेके 0.95 तक का अगर आता है तो 0.95 तक अगर आता है दैट इज एवरेज। और अगर किसी का 9.5 से ज्यादा चला जाता है 0.5 से, तो वो रिस्क में है, तो उसको अपना ध्यान रखना चाहिए कि अब वेट रिड्यूस करना है। जी वैसे जी। और इससे जो है होम्योपैथी से कैसे इसका इलाज किया जा सकता है? दवाई है, लेकिन इससे ज्यादा क्या है, हमको फैट बर्नर्स हम देते हैं, लेकिन इसका मेन क्या है, हमको एक्सरसाइज, डाइट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, या योगा करें वो इम्पोर्टेंट है, उसके साथ अब दवाई ये जो एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन है उसको रिड्यूस करने में, उसको मेल्ट करने में काम आता है। बट विदाउट दवाई, विदाउट ये आपका एक्सरसाइज और डाइट का पॉसिबल नहीं है। जी जी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं NCD की, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके कॉमन रिस्क फैक्टर्स क्या है? हर चीज का ये जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आज के डेट में यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले तो आपका रोल प्ले होता है डाइट का। ठीक है, ये मॉडिफेबल और नॉन मॉडिफेबल दो तरह के होते हैं। मॉडिफेबल जो हमारे हाथ में होता है, नॉन मॉडिफेबल जैसे कि एज हो गए, कुछ बीमारियां एज की वजह से होती हैं, कुछ बीमारियां सेक्स में मेल में ज्यादा होता है या फीमेल में ज्यादा होता है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, कुछ फैमिली हिस्ट्री से होके आता है, तो ये हम चेंज नहीं कर सकते, ये नॉन मॉडिफेबल है। मॉडिफेबल में जो है हमारा लाइफस्टाइल है, डाइट है, यानी कि हमको जो योगा है, एक्सरसाइज है, उसको लाइफ में इंक्लूड करना है। कॉमन रिस्क फैक्टर्स आज के डेट में अल्कोहल है, सिगरेट स्मोकिंग है, ड्रग्स हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे सोसाइटी में फैल रहा है। तो इन सब चीजों को हमको कंट्रोल अगर रखते हैं तो ये सब बहुत हद तक का प्रिवेंट करता है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को लाने में। जी जी। तो जैसे कि आपने बताया कि अच्छा डाइट लेना चाहिए, तो हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छा आहार लेना चाहिए, लेकिन किस तरह का आहार जो है हम अपने जीवन में शामिल करना चाहिए? सिंपल एंड शॉर्ट में अगर हम बताएं तो एक जंक फूड से हमको दूर रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात। लेकिन अगर कुछ बीमारियां, NCDs में कुछ बीमारियां हैं जिससे अगर हमको बचना है तो हम डाइट में कुछ ऐसे दें, जैसे कि कच्चा नमक जो हम ऊपर से लेते हैं वो हमको अवॉइड करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कुछ जनरल पब्लिक रहता है, बंगाली पॉपुलेशन में ज्यादातर होता है, हम जब बोलते हैं कि सॉल्ट ऊपर का नहीं लेना, टेबल सॉल्ट नहीं लेना है, तो पेशेंट हमको बोलता है कि मैंने फ्राई कर लिया है, सॉल्ट कढ़ाई में गर्म कर लिया है, तो उसमें क्या है उस तरह लेते हैं हम लोग, कच्चा नहीं लेते, फ्राई करके पका लेते हैं, उसके बाद लेते हैं। तो दोनों ही टेबल सॉल्ट है, आपको चाहे फ्राई कर लीजिए या धो के लीजिए, जैसा भी लीजिए, नमक को टेबल सॉल्ट ऊपर से लेना ही नहीं है कच्चा, तो वो अवॉइड करना है। तेल जो है हम लोग बहुत बार एक ही तेल यूज करते हैं खाने में, तो तेल को हम लोग को चेंज करना चाहिए। मैक्सिमम पॉपुलेशन में क्या होता है, नॉनवेज बनाने के लिए हम कड़वा तेल यूज करते हैं,
कुछ और घर का साग सब्जियां कुछ और बना रहे हैं तो उसके लिए मीठा तेल यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो कोई भी एक तेल, जैसे कि ये महीना अगर आप सरसों का तेल यूज कर रहे हैं तो सारे खाने में उसी से ही बनाइए। नेक्स्ट महीने आप सफोला लीजिए, उसके नेक्स्ट महीने आप राइस ब्रेन ले लीजिए, या उसके नेक्स्ट महीने कुछ और लीजिए। मतलब मंथली आप चेंज करते रहिएगा तो वो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। देन कोलेस्ट्रॉल जैसी की चीजें, प्लम ऑयल वगैरह, ये सब चीजों को आप अवॉइड करिए। घर का खाना बना वाला साग सब्जी को ज्यादा डाइट में इंक्लूड कीजिए। डेली एक फल तो आप ले ही लो। अगर इनकेस अगर फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है तो खीरा है, लोकली फ्रूट्स जो अवेलेबल है मार्केट में, खीरा है आपका, पपीता है जो लोकली है, इन सब चीजों को डाइट में इंक्लूड करिए। कर्ड है, दही है जो कि फैट बर्नर भी है और गुड बैक्टीरिया आपका पेट में देता है, इंटेस्टाइन में, वो यूज करिए। मेन है कि हेल्दी डाइट के लिए और जितना हो सके प्लेंटी ऑफ वाटर यूज करना। आज के डे में हम पानी बहुत कम लेते हैं बॉडी में, तो पानी बहुत ज्यादा यूज करना है। शुगर चीज को अवॉइड करना है। ये कुछ डाइट्स है जो हम ध्यान रख सकते हैं जी, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी, एक्सीडेंट का क्या रोल है एनसीडी में? जी, ये आज का यंग जनरेशन में प्रीमेच्योर डेथ का मेजर कारण है। एक्सीडेंट एक ऐसा रोल प्ले करता है जो कि हम पैसे से खरीद रहे हैं, वैसा बीमारी जो टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या है, यंगस्टर्स में मैक्सिमम जो है एक एज ग्रुप में ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो बिकॉज ऑफ अल्कोहल अगेन, देन स्मोकिंग, देन वो ड्रग्स आ गए हैं। इन सबों की वजह से क्या होता है, जो बीमारी है नहीं, ये अल्कोहल के वजह से आपका क्रॉनिक लिवर डिजीज में चला जाता है, जो कि अगेन एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। स्मोकिंग हो गया है, ये एक अलग से एक आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाता है, जिसमें हाइपरटेंशन आ जाता है। देन इरेगुलर डाइट स्टाइल जो भी, जिसमें अगर कोई ड्रिंकर्ड है, कोई ड्रग्स ले लेते हैं, तो इसमें क्या है, पूरा मतलब एक्सीडेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बिकॉज अननेचुरल डेथ जो होता है, प्री मेच्योर यंगस्टर्स में जो डेथ होता है, मेनली यही कारण में हो रहा है। जी जी, डॉक्टर सुप्रिया जी, अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की, तो जैसे कि हाइपरटेंशन और आपकी जो डायबिटीज है, इसमें जो है हमारा जो होम्योपैथी है वो किस तरह की भूमिका निभाती है? जी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज में, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइपरटेंशन का जो प्लाक जम जाता है, होम्योपैथी रोल क्या करता है, उसमें वो प्लाक को हटाने में कोशिश करता है। तो बहुत बार क्या होता है, पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ये बोल के कि मैं बहुत सालों से एलोपैथी ले रहा हूँ, मैं छोड़ के होम्योपैथी में शिफ्ट होऊंगा। तो इसमें क्या हो जाता है, पेशेंट अनअवेयर रहते हैं, वो खुद ही छोड़ के इसमें आ जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, सडनली अगर कोई सिस्टम आप स्विच करते हैं तो आपका जो, अगर सोचे मैं प्रेशर का ही ले लूं, सडनली वो अगर प्रेशर स्विच आउट करता है यहाँ पे, तो उसमें शूट आउट हो जाता है। क्योंकि एक सिस्टम आपका बॉडी में ऑलरेडी आप एलोपैथी की दवाइयां ले रहे हैं प्रेशर की, ठीक है, तो आपको और ब्लड थिनर जा रहा है, ब्लड आपको नॉर्मल हो रहा है। तो इसमें क्या है, अब अगर आप सडनली छोड़ दोगे तो एक 24 आवर्स के बाद ब्लड वापस ठीक हो जाता है, वो आपको प्रेशर को शूट आउट, फिर अगेन वो आपका हार्ट में ब्लड पहुंचने में दिक्कत होती है, शूट आउट हो जाता है। क्योंकि होम्योपैथी आपके ब्लड में रोल नहीं प्ले करता है, होम्योपैथी का रोल है आपके आर्टरीज में जो प्लाक जम गया, फैट्स को जो उसमें उसको काम करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको टाइम लगता है, तो दोनों सिस्टम को पैरेलली चलाना है। हम इसीलिए बोलते हैं कि एलोपैथी को और होम्योपैथी को 1 घंटे के डिफरेंस में पैरेलल खाएं। और अगर छोड़े भी तो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस में ही छोड़े। जी। तो डॉक्टर सुप्रिया जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, अपना कीमती समय दी और विषय से संबंधित ढेर सारी जानकारियां दी। इसके लिए आपको हमारी पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, दीजिए इस कार्यक्रम से अब हमें इजाजत। नमस्कार।